हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का लेक्चर होगा बच्चों 12th का जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन चल रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं बच्चों, जो हर साल पूछी जाती हैं। ठीक है, उसी के आगे हम बढ़ा रहे हैं बच्चों। एल्किल हैलाइड का चैप्टर में ही जो मेन रिएक्शन है बच्चों, मुख्य इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसी को आगे आज बढ़ाएंगे बच्चों। और ये जो आज का लेक्चर होगा बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर साल बच्चों ये रिएक्शन, दो रिएक्शन हैं, उसमें से एक पूछना ही पूछना है। एक SN1 रिएक्शन है बच्चों, एक SN2 रिएक्शन है। पहले तो हम समझेंगे बच्चों SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है, SN रिएक्शन क्या होती है। फिर हम देखेंगे SN2 रिएक्शन क्या होती है। फिर हम देखेंगे SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। फिर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आएंगे बच्चों। फिर दूसरे लेक्चर में SN1 रिएक्शन होगी, उसकी चर्चा आगे होगी बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती किसमें है। तो ध्यान दें बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है जिसमें बच्चों वो सेचुरेटेड होते हैं, अर्थात इट कंटेन ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड बच्चों। वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है बच्चों जिसमें सब्सट्रेट या कार्बनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप या एटम दूसरे किसी ग्रुप या एटम द्वारा हटा दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसी को कहते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सेचुरेटेड में होता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिकों बच्चों। ठीक है, तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक का मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड न हो, अर्थात हम केवल कह सकते हैं ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड बच्चों, नॉट पाई बॉन्ड। अब एल्कोहल भी हो सकता है, एल्किल हैलाइड भी हो सकते हैं बच्चों, एल्केन भी हो सकते हैं। ठीक है, सवाल ये उठता है जब अटैकिंग रिएजेंट बच्चों तीन तरह के होते हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब फ्री रेडिकल हटा बैठता किसी दूसरे ग्रुप को हटाता तो उसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, ये एल्केनों में पाया जाता है। दूसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का मुख्य होता है, बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा हटा दी जाती है। तीसरा आता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मुख्य अभिक्रिया एल्किल हैलाइड और एल्कोहलों की होती है बच्चों, और सब के सब एरोमेटिक को छोड़ दिया जाए बच्चों, सभी के सब क्या होते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त यौगिक होते हैं बच्चों। अब उसका रीजन भी हम आपको बताएं बच्चों कि SN1 रिएक्शन क्यों नहीं बेंजीन देती है। ठीक है, SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों क्यों नहीं देती, इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों देती, उसका आगे है, आगे मिलेगा बच्चों आपको, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मिलता चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों SN2 रिएक्शन क्या है। तो पहले हम जानेंगे बच्चों SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है, और फिर हम देखेंगे SN2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देंगे बच्चों, फिर उसकी मैकेनिज्म, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताएंगे बच्चों। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। SN2 रिएक्शन का पहले तो आप मतलब समझो बच्चों। यहाँ पर जो दो लिखा है बच्चों, पीछे से हम चलते हैं। यस का मतलब क्या है बच्चों? एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन बच्चों। एन का मतलब है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और टू का मतलब है बच्चों बाई मालिकुलर, बाई मालिकुलर या द्विआण्विक जिसे कहते हैं बच्चों, या आप इसे ऑर्डर या कोट भी लिख सकते हो बच्चों। तो इसको उल्टा पढ़ा जाता है बच्चों, इस रिएक्शन को पढ़ो क्या, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका उल्टा पढ़ा जाता है बच्चों। हिंदी में क्या कहोगे, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं बच्चों द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया, या इसको बहुत सी किताब में लिखा रहता है बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया द्वितीय कोट की, या द्वितीय कोट की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया, चूंकि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इस केस में बच्चों सेम आने वाली हैं। अब ये आपको द्विमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है बच्चों, जरा इसको हम देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी डिफिनीशन पर आते हैं बच्चों, फिर इसकी रिएक्शन पर आएंगे। जैसे देखो बच्चों, हम कोई भी एल्किल हैलाइड में, सभी बच्चों को पता है कि एल्किल हैलाइड की मुख्य रिएक्शन होती है बच्चों से एल्कोहल एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड मैंने लिया, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल मैंने डाला। अब आप कहें
सर न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है बच्चों जो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है बच्चों? नाभिक के प्रति अट्रैक्ट हो। और सभी बच्चों को पता है न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है सबस्ट्रेट के उसी जगह पर जाकर के बैठेगा बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मतलब ये अटैक करते हैं बच्चों, अटैक विच विच सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट वेयर, जहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों? हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है बच्चों, तभी तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। देखो पॉजिटिव चार्ज का कहाँ पर? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं आकर के अटैक करेंगे, चूंकि न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज के प्रति अफेक्शन रखने वाला ग्रुप या एटम बच्चों। अब पॉजिटिव चार्ज के प्रति वही अट्रैक्ट होगा बच्चों जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वही तो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। तो चलो मैं इसका, देखो बच्चों अब ये इससे रिएक्शन करेगा तो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है बच्चों? इस हाइड्रोजन को हटाएगा और X माइनस के रूप में, और आ करके ये आपका यहीं पर N जुड़ गया बच्चों। तो यहाँ पर ये X रिप्लेस कर दिया गया है N द्वारा, इसलिए प्रतिस्थापन, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल इसने प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट किया है, अतः इसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। ये अटैकिंग रिएजेंट है बच्चों। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? जो सबस्ट्रेट में बॉन्ड को तोड़ता है बच्चों, और ये आपका क्या है बच्चों? सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर जरा चेक करना बच्चों, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स में बच्चों पढ़ाया गया होगा रेट डिटर्मिनेशन। रेट क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रेट अभिक्रिया का बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसका रेट निकालता हूं बच्चों तो ये R इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट है बच्चों। एक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यही रेट लॉ है बच्चों। तो रेट लॉ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास क्या होता है बच्चों? मोल पर लीटर। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये है बच्चों मोल पर लीटर। अब इसको हटाओगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम जब प्रपोर्शनल साइन हटा करके बराबर लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चों तो इसमें दो रिएक्टेंट है, कौन कौन से? एक एल्किल हैलाइड है बच्चों और एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर रेट लॉ लिखूं तो R इज इक्वल टू के आर एक्स एल्किल हैलाइड और इनटू बच्चों X माइनस या R न्यूक्लियोफाइल के एक्टिव मास। ये देखो बच्चों, अब ऐसा एक्सपेरिमेंट से पाया गया है बच्चों, ये रेट जो है जो RX के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब बच्चों इसको बढ़ाओगे, डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है बच्चों, मैं बार बार कर रहा हूँ, रेट इक्वेशन ऑलवेज। अब इस पर कितना कंसंट्रेशन चढ़ा रहेगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं बच्चों। इसको हम कांस्टेंट रख करके बच्चों इस RX को बढ़ाते घटाते हैं, अगर ये बढ़ता घटता है इस पर डिपेंड करेगा, जिस पर जितना बढ़ा उतना पावर चढ़ा दिए। फिर इसको कांस्टेंट कर देते हैं, इसको बढ़ाते घटाते हैं बच्चों। अगर ये परिवर्तन होने पर ये भी परिवर्तित हो रहा है, मतलब इस पर ये डिपेंड कर रहा है रेट बच्चों। तो जितना ज्यादा बढ़ाने उतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंट से पाएंगे बच्चों एक एक के बराबर होता है। अब जो मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर होता है बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर जो होता है, इस केस में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम है बच्चों, ये पावर के घात के योग के बराबर होता है, 1 + 1 = 2 बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बस उसी को दोनों पर डिपेंड करते हैं बच्चों, अतः ये डायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई बच्चों? हम पहले हिंदी में बता रहे हैं फिर अंग्रेजी में बता दे रहे हैं बच्चों। जब अपक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही की एक एक सांद्रता पर निर्भर करती है,
तो उसे कहते हैं बच्चों SN2, तो दोनों मिल करके 2 हो जाते हैं, 2 आणविक हो गए बच्चों। अब अगर मान लेते हैं किसी कारणवश बच्चों न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, इस पर डिपेंड करे, तो उसका रेट में यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब 1 होगा, तो हम SN1 रिएक्शन कह देंगे बच्चों। तो व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्किल हैलाइड, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चों, SN2 रिएक्शन। तो जब अपक्रिया की दर अभिकारक के एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही की एक एक सांद्रता पर निर्भर करे तो इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं बच्चों। दैट्स ऑल, इसकी डिफिनीशन हो गई। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं बच्चों, इस रिएक्शन का हम विशेष चीज देखते हैं और फिर इसके मैकेनिज्म पर मैं आता हूं बच्चों। तो वो सभी बच्चों पढ़ चुके SN2 रिएक्शन क्या है बच्चों, द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसमें पाई जाती है, एल्किल हैलाइड बच्चों। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बच्चों हटा दिया जाता है किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा। ठीक है, और ऐसा मैंने देखा कि इसका रेट जो है एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही के दोनों के एक एक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है बच्चों कंसंट्रेशन, इसलिए दोनों को जोड़ते हैं, ऑर्डर इसी को निकलता है बच्चों, जो पावर में चढ़ा रहता है उसको जोड़ देते हैं, वही मॉलिक्युलरिटी अब कोटी आती है बच्चों। तो जो जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन को हटा देगा और इसी को कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक चीज और देख लो बच्चों, जो एल्किल हैलाइड होती है ना, एक कंपाउंड होता है बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में एक इसकी विशेषता होती है बच्चों, इसमें वोल्डेन इन्वर्जन पाया जाता है। अब वो ऑप्टिकली एक्टिव सभी बच्चों को मैंने बताया होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है, जब किसी भी कोई भी केमिकल हो बच्चों, अगर वो PPL प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा देता है या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं और इस घटना को ऑप्टिकली एक्टिविटी या प्रकाशी सक्रियता कहते हैं। तो जब कोई केमिकल या रसायन किसी यौगिक को प्लेन पोलराइज लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को बच्चों, प्लेन ध्रुवित प्रकाश को या समतली ध्रुवीय प्रकाश को दक्षिणावर्त या वामावर्त मोड़ता, घड़ी के विपरीत या घड़ी की तरह डायरेक्शन में, तो ऐसे यौगिक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक कहलाते हैं और इस घटना को प्रकाशीय समावयवता कहा जाता है। तो व्हेन एनी केमिकल bend to the light clockwise or anti-clockwise plane polarized light, when any chemical plane polarized light bend to the clockwise or anti-clockwise, then this chemical is optically active and this phenomena is known as optically activity। अब सवाल ये उठता है, क्या सभी कार्बनिक कंपाउंड बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो आंसर है बच्चों नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए बच्चों। पहली बात तो कायरल एटम या अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों, 4। तो इसमें चारों वैलेंसी जब किसी अलग अलग मोनो ग्रुप या एटम से जुड़ी होती है बच्चों, मोनोवैलेंट ग्रुप या एटम से जुड़ी होती है जिसकी संयोजकता एक होती है, एक बॉन्ड बनाएगा, तब उसे हम कहते हैं बच्चों कायरल एटम या अनसिमेट्रिकल एटम। तो अनसिमेट्रिकल एटम का मतलब क्या है, जिसकी चारों वैलेंसी, ध्यान रहे बच्चों, 2 वैलेंसी नहीं, 3 वैलेंसी नहीं, चारों वैलेंसी अलग अलग 4 ग्रुप या एटम से जुड़ी होती है, तो उसी को कहते हैं बच्चों अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। और जिसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम पाए जाते हैं जिसे कायरल एटम भी कहते हैं बच्चों, असममित कार्बन परमाणु हिंदी में कहते हैं, तो उसी में प्रकाशीय समावयवता बच्चों पाई जाती है। ऑप्टिकली एक्टिव वही केमिकल होता है। तो सवाल यहाँ पर यह है बच्चों, अब जरा देखो, ये कार्बन है बच्चों, मान लेते हैं, चलो मैं एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया बच्चों और एक किसी एल्किल ग्रुप R से, और यहाँ पर बच्चों मैंने एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ बच्चों, ये देखो, ये है बच्चों, ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो 2 वैलेंसी। ये बच्चों देखो जो हमने दिखाया है ये प्लेन में है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन में है बच्चों। और दूसरा जो ग्रुप होता है बच्चों आपसे थोड़ा दूर होता है, पीछे की तरफ होता है, मान लेते हैं R है, इसे बच्चों हम डैश डैश ग्रुप कहते हैं बच्चों। डैश का मतलब आपसे दूर बच्चों, जैसे आप बैठे हुए हैं तो ये प्लेन है बच्चों, ये हमारी तरफ बच्चों, ठीक है, तो ये पीछे की तरफ है। तो जब पीछे की तरफ जो होता है इस प्रकार से होते हैं बच्चों, ये 3D होता है, तो पीछे की तरफ जो है बच्चों उससे डैश, और जो आपकी तरफ होगा बच्चों, इस तरफ आपकी तरफ, उसे कहते हैं बच्चों वेज ग्रुप। इसे हम R डैश से लिख देते हैं बच्चों। तो ये जो आप इस लाइन को देख रहे हो बच्चों, वे वेज ग्रुप है बच्चों, क्या है, वेज है।
WEDGE है बच्चों, वेज। और ये डैश है बच्चों, तो डैश और वेज जो होते हैं, अब जरा देखो बच्चों, जो वेज होता है आपकी तरफ ग्रुप होता है बच्चों, डैश वाला जो उधर होता है, और ये कार्बन और ये हेलोजन एक प्लेन में है बच्चों। आई बात समझ में? तो चलो मैं देखता हूं बच्चों, यहाँ पर देखो ये अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है। अगर इसको CH3 मानो बच्चों तो ये C2H5 हो जाएगा, अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसीलिए बच्चों ये कार्बन जो है ये कायरल कायरल कार्बन एटम कहते हैं बच्चों। और इसी को असमित कार्बन परमाणु या अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहते हैं बच्चों। एक शब्द आया है, अब ये बच्चों अगर ये कंपाउंड PPL को बच्चों, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, PPL क्या होता है बच्चों? जिसका वाइब्रेशन वाइब्रेशन जो तरंग होती है बच्चों यूनि डायरेक्शनल होता है। जब ऐसी तरंगे बच्चों जिनका ऐसा प्रकाश जिसमें तरंगों का वाइब्रेशन या कंपन एक दिशा में होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है बच्चों। और इसमें पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी बच्चों बहुत होती है। तो ये सोल्यूशन क्या करता है? सोल्यूशन के एक विशेष गुण होता है बच्चों, कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें अनपेयर्ड सॉरी बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम या कायरल एटम होते हैं, तो PPL को बच्चों या तो क्लॉकवाइज मोड़ देते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जरा चेक करो बच्चों, यहीं पर मैं कुछ और दिखा दे रहा हूं बच्चों, ध्यान देखना बच्चों। अब यहाँ पर हम करते क्या है बच्चों, कोई भी लाइट होती है, सोर्स ऑफ एवरी लाइट ऑलवेज प्रोड्यूस नॉन पोलराइज्ड लाइट बच्चों। जितने भी प्रकाशी स्रोत होते हैं अध्रुवित प्रकाश को निकालते रहते हैं बच्चों, और ये अध्रुवित प्रकाश का वाइब्रेशन सभी दिशा में होता है। अगर मैं इसे निकाल प्रिज्म से निकालता हूं बच्चों, तो इनमें वाइब्रेशन जो होता है बच्चों यूनि डायरेक्शनल हो जाता है, बस इसी को हम कहते हैं बच्चों PPL। तो निकाल प्रिज्म से निकालने पर ये एक दिशा वाइब्रेशन है, तो चारों दिशाओं में हो रहा था बच्चों। अब यहाँ पर यूनि डायरेक्शनल वाइब्रेशन होने लगता है बच्चों, इसी कहते हैं PPL बच्चों, ठीक है। अब हम ऑप्टिकली एक्टिविटी, कोई भी एल्किल हैलाइड अगर है बच्चों, तो इसमें एक विशेष प्रकार का प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। इसीलिए बच्चों मैंने आपको इसको बता दिया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ठीक है। वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में होता है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन क्या चाहिए बच्चों? उसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम का होना जरूरी है। तो हम कोई भी अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम को लेकर के चलेंगे बच्चों। तो चलिए इसको नोट करिए बच्चों, इसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसकी मैकेनिज्म पर आते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर। तो पहले मैं एक रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, इसके बाद इसकी मैकेनिज्म को लिखते हैं। चलो मैं जनरलाइज करके लिखता हूं बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर एक हम ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल लेने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आपका कोई X है, यहाँ पर H है बच्चों, यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है ये देखो, ये आपका डैश ग्रुप है बच्चों, ये जो इधर लगा हुआ है ये आपका R है, R डैश है बच्चों। तो ये अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है बच्चों, जो कि अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है बच्चों, एटम या ग्रुप से। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल बच्चों अटैक करेगा, और इसमें बच्चों एक मीडियम लेना पड़ता है, पोलर पोलर ए प्रोटॉनिक बच्चों। अब आप कहेंगे सर पोलर ए प्रोटॉनिक क्या है बच्चों? उसमें पोलरिटी हो, लेकिन प्रोटॉन या H आयन देने के लिए उसके पास कुछ ना हो बच्चों। जैसे आपका एसीटोन है बच्चों, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बच्चों? C डबल बॉन्ड O R और R। ये आपका अगर CH3 है बच्चों, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, और यहाँ पर बच्चों CH3। अब यहाँ इसके इसके बीच में पोलरिटी पाई जाएगी बच्चों, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन H+ के रूप में नहीं निकलता बच्चों। इसलिए पोलर तो है, लेकिन इसको H आयन देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी को कहते हैं बच्चों पोलर ए प्रोटॉनिक मीडियम। ये मीडियम है बच्चों, केवल माध्यम का काम करता है, क्योंकि कोई रिएक्शन किसी न किसी माध्यम में तो होती ही है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हमें पोलर ए प्रोटॉनिक मीडियम, तो याद रखिएगा बच्चों SN2 रिएक्शन में मीडियम क्या होता है? पोलर ए प्रोटॉनिक, जैसे जैसे क्या? एसीटोन बच्चों। एसीटोन में पोलरिटी पाई जाती है, लेकिन ये H आयन बच्चों नहीं देता। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ये हटेगा यहाँ पर आएगा।
अब इसमें उल्टा वाल्डेन इन्वर्जन होगा बच्चों। कैसे होगा अभी मैकेनिज्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। तो ये H हो जाएगा, ये इधर चला आएगा बच्चों आपका डैश, और ये आपका हो जाएगा वेज, और ये बना, और x माइनस बच्चों अलग हो गया। ये आपका प्रोडक्ट बना बच्चों, प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ हटा है दाहिने तरफ राइट हैंडेड से, ग्रुप लगा हुआ है लेफ्ट, इसी को इन्वर्जन कहते हैं बच्चों। अभी मैकेनिज्म में आपको दिखा रहा हूँ। अब ये एक रिएक्शन है बच्चों। अब R के स्थान पर बच्चे लोग CH3C2H5 लिख सकते हैं, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है बच्चों, OH माइनस भी हो सकता है, CN माइनस भी हो सकता है, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है बच्चों, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, अभी कहाँ से आएगा, जैसे सोडियम OH कहाँ से आएगा, NaOH से बच्चों, ये NaCN से, तभी तो आयनाइज हो करके देंगे बच्चों। कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लेंगे जिसमें OH हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, कोई बेस ले लो। ठीक है, ये है बच्चों। तो यहाँ पर ये हट करके यहाँ से इसको हटाएगा और उल्टा जाकर के बैठेगा, इसी को कहते हैं बच्चों वाल्डेन इन्वर्जन। अब इसके मैकेनिज्म को देखिए बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बच्चों। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको, ये मैंने रिएक्शन लिखा बच्चों, ठीक है। अब ये हमने रिएक्शन लिखा है बच्चों, अब इसकी मैकेनिज्म को देख लो। ठीक है, चलो। तो होता क्या है बच्चों, पहले मैं इस कार्बन को बनाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ये X है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी, ठीक है। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है बच्चों H, और एक इधर से लगा है बच्चों R डैश ग्रुप, और इधर से लगा हुआ है बच्चों आपका वेज ग्रुप R डैश। अब ये अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है बच्चों, जिसको मैं स्टार से दिखाता हूँ बच्चों। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। अब सभी बच्चों को पता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बच्चों पोलरिटी अच्छी खासी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन जितने भी होते हैं बच्चों अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते रहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड जब ये टूटेगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों किधर जाना पसंद करेंगे, हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी बच्चों कम है। तो यहाँ पर जब इधर जाएगा तो इस पर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच्चों। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे बच्चों। अब न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में आता है बच्चों। अब न्यूक्लियोफाइल करे क्या, इसको किसी पॉजिटिव सेंटर की तलाश है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल बच्चों वहीं पर अटैक करते हैं जहां पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बच्चों। तो ये दो तरह से अटैक कर सकता है बच्चों। कैसे, जरा चेक करना। ये इधर से भी इस बॉन्ड पर अटैक कर सकता है बच्चों, तोड़ेगा यहीं बैठेगा, ये बॉन्ड तोड़ करके यहीं पर बैठ जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक, सामने से आक्रमण करता है बच्चों। अब ये भी तो हो सकता है बच्चों कि ये पीछे से आकर के आक्रमण करे, इसे कहते हैं बच्चों बैक अटैक। बैक अटैक। तो फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों कर सकता है बच्चों। सवाल ये उठता है कौन सा अटैक पॉसिबल है बच्चों, इसमें कौन सा अटैक पॉसिबल है, अब आप खुद सोचो बच्चों। न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है, X भी नेगेटिव चार्ज है बच्चों, हाइड्रोजन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, अपने शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, दोनों में होगा रिपल्सन बच्चों। क्या ये सामने से अटैक कर पाएगा, क्या नहीं, क्योंकि रिपल्सन कार्ड है, सामने से अटैक नहीं होगा। तो बैक अटैक, फ्रंट अटैक बच्चों पॉसिबल नहीं है। हाँ ये पॉसिबल है बच्चों, पीछे से आक्रमण करेगा, ये तो दाहिने तरफ लगा है तो पीछे से अटैक करता है। तो चलो बच्चों, जैसे देखो, अब जैसे ही पीछे से अटैक किया बच्चों, तो आप एनसीईआरटी किताब खोलिएगा तो आप उसको छाता या अम्ब्रेला एग्जाम्पल लिया बच्चों। अब खुद सोचो, जैसे मान लेते हैं बच्चों अम्ब्रेला पहले यूं था बच्चों, मतलब सारे ग्रुप इधर लगे हुए थे, ठीक है, यूं था, मान लो चलो बच्चों यूं था। अब जैसे ही इस पर ये अटैक किया, पहले यूं थे बच्चों, इधर ग्रुप जुड़े हुए थे, और जैसे ही इस पर पीछे से अटैक हुआ, अब यूं हो जाएंगे बच्चों, अपने कॉन्फॉर्मेशन को बदल देते हैं, और जैसे ही ये बॉन्ड पूरा बन जाता है तो ये यूं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने कॉन्फॉर्मेशन, जैसे इस पीछे से अटैक किया बच्चों, ये एडजस्ट कर लेते हैं अपने कॉन्फॉर्मेशन को, जैसे कम से कम रिपल्सन फोर्स लगे बच्चों, तो इनका कॉन्फॉर्मेशन बच्चों बदल जाता है।
ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा बच्चों, ये है, और ये आपका पीछे का तरफ अर्थात डैश है बच्चों, ये आपका आता है वेज आर डैश बच्चों, और इधर से देखो हमने डॉटेड लाइन दिखा है बच्चों, अब ये बॉन्ड टूटने वाला है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बच्चों बॉन्ड को बनाने जा रहा है। अब ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है बच्चों, ये आपका क्या बना है बच्चों, इंटरमीडिएट बना है। और ये बहुत ही, अब इसमें जरा चेक करना बच्चों, इसमें कार्बन आपको 5 वैलेंसी नजर आती, 1 2 3 4 5, ये कार्बन बच्चों, इसमें कार्बन जो है ये झूठी मिट्टी स्यूडो बच्चों, स्यूडो पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट बच्चों, ये स्यूडो पेंटावैलेंट एक कंपाउंड होता है, कार्बन बच्चों 4 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अगर ये 5 बॉन्ड बना बैठा है तो ये जनरली अनस्टेबल है बच्चों। अब ये होता क्या है बच्चों, अब जरा देखो, अब इसी को एक नाम देते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट इसकी मैकेनिज्म होती है बच्चों, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इसीलिए खास हो जाता है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म होती है बच्चों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट केमिकल होता है, अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं बच्चों, जिसमें कार्बन स्यूडो पेंटावैलेंट नजर आते हैं। अब होगा क्या बच्चों, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये नया बॉन्ड बन जाएगा। अब होगा क्या, जरा चेक करो। पहले तो अगर आप चेक करो बच्चों, तो इसमें आप पाएंगे इनका कॉन्फॉर्मेशन इस प्रकार से बदल गया है। देखो बच्चों, ये देखो, ये कॉन्फॉर्मेशन इस प्रकार से बदल गया है। अब ये पहले यूं था बच्चों, पहले यूं था, अब यूं हो गए, ठीक है, ऐसे। अब फिर जैसे ही ये बॉन्ड ये बन जाएगा, ये टूट जाएगा, फिर ये ग्रुप उधर चले जाएंगे, यूं हो जाएंगे। तो चेक करो बच्चों, अब बना क्या, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा बच्चों, कार्बन है, यहाँ से H, यहाँ से आपका R आएगा बच्चों, डैश, और इधर आपका आएगा बच्चों R। अब यही आपका प्रोडक्ट बना बच्चों, और X माइनस क्या हो गया, अलग हो गया बच्चों। अब जिससे लिए, अब NaOH लिए हो गए बच्चों यहाँ पर, तो NaOH से सोडियम रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइलाइड बना लेगा बच्चों। अब ये आपका प्रोडक्ट बना बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट में अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, अगर मान लो ये डी फॉर्म है, अर्थात पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ रही है, तो बना हुआ प्रोडक्ट बच्चों एल फॉर्म होगा, अर्थात ये एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। इसीलिए बच्चों ये रिएक्शन खास हो जाती है अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कोई भी है, तो आप सीधे सीधे लिखिए बच्चों, ठीक है, तो ऑप्टिकली आइसोमर्स का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव लेते हैं तो उसका उल्टा बनता है बच्चों, इसलिए मैंने इस रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव लेकर के ही दिखाया है बच्चों। अब इसी को, ये बच्चों इसे उल्टा जुड़ा है, इसे कहते हैं बच्चों वॉल्डेन, वॉल्डेन इनवर्जन बच्चों। इनवर्जन का मतलब होता है उल्टा। वॉल्डेन साइंटिस्ट है बच्चों, वॉल्डेन ने सबसे पहले देखा था, इसीलिए इसे वॉल्डेन इनवर्जन कहा जाता है, या वॉल्डेन इनवर्जन प्रोडक्ट है बच्चों, या कहीं कहीं किताब में बच्चों इनवर्जन प्रोडक्ट भी लिख दिया जाता है। तो जरा चेक करना बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्शन में साथ आ रहे हैं बच्चों, इसलिए ये डाई मालिकुलर रिएक्शन है। ये भी है बच्चों, ये भी है, दो मालिक्यूल्स हैं, देख रहे हो, न्यूक्लियोफाइल और RX। अब चूंकि यहाँ पर बच्चों एक ही समय बॉन्ड टूट भी रहा है और एक ही समय बॉन्ड बन भी रहा है, इसीलिए ये बच्चों सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। याद रखिएगा बच्चों, ये सिंगल स्टेप होती है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक ही स्टेप में होता है। अगर अलग अलग होता, बॉन्ड पहले टूटता फिर नया बॉन्ड बनता, तो 2 स्टेप मैकेनिज्म हो जाती बच्चों। यहाँ पर एक ही समय में बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है बच्चों, और इस अवस्था में कार्बन स्यूडो पेंटावैलेंट हो जाता है, जिसे कहते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, नया बॉन्ड बन जाता है बच्चों, और इनका कॉन्फॉर्मेशन फिर उल्टा हो जाता है, अर्थात रिएक्टेंट अगर डी फॉर्म होगा तो बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, एल फॉर्म होगा। दैट्स इट, ये मैकेनिज्म है बच्चों। अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, उसको मैं दिखाने जा रहा हूं बच्चों। ध्यान रहे बच्चों, ये रिएक्शन हर साल पूछी जाती है, नेम से लिखने के लिए आती है, व्हाट इज SN1 SN2 रिएक्शन। तो जब भी आप लिखिएगा बच्चों, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करो बच्चों, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ले लीजिए।
चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ SN2 रिएक्शन। पहली बात तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसका जो रेट रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट के जो एल्किल हैलाइड है न्यूक्लियोफाइल के एक एक कंसंट्रेशन अर्थात दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो जो रेट होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन ऑफ RX एल्किल हैलाइड एंड बच्चों न्यूक्लियोफाइल। अब इसका हिंदी सुनो बच्चों। अभिक्रिया की दर अभिकारक अर्थात एल्किल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल के एक एक सांद्रता पर निर्भर करती है, तभी तो रेट में एक 1 और 1 2 आ गया था बच्चों। दूसरी बात है बच्चों, यहाँ पर जो आपने देखा बच्चों, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या बोला? सिंगल स्टेप, क्योंकि बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक ही स्टेप में होता है बच्चों। तो ये बच्चों सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है बच्चों, एक चरण में पूरी होती है। क्या बोला? एक चरण में पूरी होती है। तीसरी बात बच्चों, इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म होती है, अर्थात इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बच्चों जिसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? जिसमें कार्बन 5 वैलेंसी शो करता है बच्चों। तो ये होता है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म होती है बच्चों। मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? संक्रमण अवस्था क्रिया विधि होती है। तो ये संक्रमण अवस्था क्रिया विधि होती है, हिंदी में बोल रहे हैं बच्चों। तीसरी बात, चौथी बात क्या है बच्चों? दिस रिएक्शन प्रोसीड इन पोलर ए प्रोटोनिक मीडियम। अभी आपने देखा बच्चों, दिस रिएक्शन प्रोसीड आगे बढ़ती है बच्चों, प्रोसीड इन पोलर ए प्रोटोनिक मीडियम बच्चों। जैसे आपका एसीटोन है बच्चों, एसीटोन। तो ये ध्रुवीय ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट में ही होती, जैसे बच्चों आपका एसीटोन। पांचवी बात है बच्चों, अब इसमें अब आप खुद सोचो बच्चों, ये बैक अटैक कर रहा है, फ्रंट अटैक तो पॉसिबल था नहीं, अभी आपने मैकेनिज्म में देखा। तो बैक अटैक जब कोई न्यूक्लियोफाइल करेगा तो वो पीछे से जो ग्रुप लगे होते हैं बच्चों, उनको हटाना पड़ता है। हटाने का मतलब उनको खाली स्थान करना पड़ता है। ये बेंड करते हैं, कॉन्फॉर्मेशन बदलते हैं, अभी आपने देखा। तो ये जब स्ट्रॉन्ग रहेगा बच्चों तभी अटैक कर पाएगा, वीक वाला नहीं कर पाता, क्योंकि जो बड़े ग्रुप हैं बच्चों जुड़े रहते हैं वो हटबे नहीं करते हैं छोटे ग्रुप से, ठीक है, अगर वीक होगा। तो यहाँ पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब नाभिक स्नेही इसमें प्रबल होना चाहिए बच्चों। अगर दुर्बल होगा तो बैक अटैक में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है बच्चों, इसलिए दुर्बल बहुत स्लो रिएक्शन देते हैं। छठवीं बात होती है बच्चों, अब एल्किल हैलाइड जब लेंगे तो कार्बन फ्लोरीन के मध्य बांड भी बना होगा बच्चों। कार्बन क्लोरीन के मध्य मतलब क्लोराइड भी ले सकते हो बच्चों, और क्लोरोब्रोमाइड भी ले सकते हो, और क्लोरो आयोडाइड भी ले सकते हो बच्चों। तो जिसमें बॉन्ड जितने आसानी से टूटेगा बच्चों उतना ही ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा होगा। तो आप हमको बताइए, बहुत छोटे होते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन बड़े होते जाएंगे तो बड़े बॉन्ड बढ़ता चला, इधर से इधर जा रहे हो बच्चों, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों, बंधन दूरी वो बढ़ रही है, ठीक है। तो जो जितना बड़ा बॉन्ड होता है बच्चों तोड़ना उतना ही आसान होता है, और जो जितना ज़्यादा आसानी से टूटता है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों ये होगा, अर्थात रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरो आयोडाइड होता है बच्चों, ठीक है, सॉरी या आयोडो मेथेन होता है, आयोडो एल्केन, उससे कम ब्रोमो एल्केन, उससे कम क्लोरो एल्केन, और सबसे कम फ्लोरो एल्केन रिएक्टिविटी, अर्थात रेट जो है इस पर डिपेंड करता है बच्चों। तीसरी बात ये है बच्चों, एक और आप देखिए यहाँ पर, अगर मान लेते हैं बच्चों कि जो रिएक्टेंट अर्थात एल्किल हैलाइड आपने ऑप्टिकली एक्टिव लिया है, तो आप देखिए उसका उल्टा बनता है बच्चों, अर्थात इसमें वॉल्डेन इन्वर्सन पाया जाता है बच्चों। इफ, यदि हम लिख रहे हैं बच्चों, इफ आर एक्स ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों, देन
वॉल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑप्टेन। अगर बच्चों एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक, तो बना हुआ प्रोडक्ट बच्चों उसका उल्टा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। आठवीं बात है बच्चों, अब आप खुद सोचो, इसमें बच्चों हिंडर कम होना चाहिए, अर्थात जो आपने लिया है बच्चों, ठीक है, जो आपने एल्किल हैलाइड को लिया है उसमें बच्चों हिंड्रेंस कम होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर हिंड्रेंस का मतलब क्या है, जरा इसको देखो बच्चों। हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडनेस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट का मतलब बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं बच्चों, वो किसी चीज को, अटैक को कम कर देते हैं, क्योंकि वो हटवा ही नहीं करते, तो इसी को कहते हैं बच्चों, जिसे क्राउडनेस या घनापन आप कह सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब पीछे से अटैक कर रहा है, अब खुद सोचो, पीछे से अटैक कर रहा है, अगर बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या अटैक करने देंगे, क्या नहीं, तो ज्यादा हिंडर्ड है बच्चों, ज्यादा क्राउडनेस है, ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है। ठीक है। तो ये उनका रेट कम हो जाएगा। मतलब क्या निकला बच्चों, ऐसी एल्किल हैलाइड जिसमें हिंडर्ड कम हो बच्चों। ठीक है। तो ये आपकी लेस हिंडर्ड, हिंडर्ड या स्टेरिक हिंडर्ड, लेस स्टेरिक हिंडर्ड बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, इसे कार्बन कहते हैं, लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड का रेट जो है बच्चों वो फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट। अब जरा देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर आपने एक्स लिखा, अब सभी जगह पर ये मेथिल है बच्चों, तो मेथिल तो छोटे छोटे होते हैं, अब ये मेथिल है तो हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, तो आराम से अटैक कर सकता है। अगर एक और हमने यहाँ पर बढ़ा दिया बच्चों, तो एक एच और यहाँ पर एच, यहाँ पर एक्स, तो प्राइमरी हो गई बच्चों। तो प्राइमरी जो है, अब इसमें एक हिंडर्ड आ गया है बच्चों, बड़ा ग्रुप, इसलिए थोड़ा कठिनाई होगी। और इसके बाद बच्चों आपका अगर हम सेकेंडरी को देखते हैं बच्चों, तो सेकेंडरी में दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों, ये देखो, अभी ज़्यादा हिंडर्ड हो गया, अब रेट और कम हो जाएगा बच्चों। अगर हम टर्सरी को देखते हैं बच्चों, तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है बच्चों वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स है बच्चों। अब देखो, यहाँ पर 3 ग्रुप बड़े बल्कि साइज के होते हैं बच्चों, तो इसमें बैक अटैक कम होगा बच्चों, इसमें बैक अटैक थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें बैक अटैक और ज़्यादा होगा, मेथिल में तो सबसे ज़्यादा होगा। तो अर्थात अगर मैं इनका पूछूँ SN1 SN2 रिएक्शन का रेट ऑर्डर बच्चों, तो मेथिल में सबसे ज़्यादा होगा, प्राइमरी में उससे कम, सेकेंडरी में उससे, और टर्सरी में नहीं के बराबर होता है बच्चों। आई बात समझ में। तो ये तो रहा बच्चों आपका जो SN2 रिएक्शन क्या होता है और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों। ठीक है। अब इसके बहुत एग्जाम्पल है बच्चों, अब आप R के स्थान पर कुछ भी रख लीजिए, हाँ, X के स्थान पर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रख लीजिए, और न्यूक्लियोफाइल के स्थान पर आप OH भी रख सकते हैं, CN भी रख सकते हैं, कोई भी उसको हटाओ एक पोलर एक प्रोटॉनिक में और उल्टा बैठाओ, बस खत्म बात। ठीक है। और ये तो रहा बच्चों मैकेनिज्म। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, अच्छा लगा तो बच्चों रिस्पॉन्स दीजिएगा, और जिन बच्चों को कहीं भी अगर बाधा उत्पन्न होती है तो उसको आप मैसेज बॉक्स में रखिएगा बच्चों। दूसरी बात है, वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, तब तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। अब ऐसे तो बच्चों यूट्यूब पर बहुत पड़े हुए हैं, तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो बच्चों तब रिस्पॉन्स दिया करिए। ठीक है। नहीं तो बाहर तो है ही है। ठीक है। तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे, यहाँ तो मैं चैलेंज करता हूँ बच्चों, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, अगर मेरा वीडियो 19 निकलता है किसी भी क्रिएटर से बच्चों, तो आप उसको अनब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।